अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। जेट-एन-सी के आने की खबर के साथ साथ एक तरह से इस फाइटर जेट का इंडियन एयरफोर्स के रफाल दसॉल्ट रफाल के साथ स्टिग्मा जुड़ चुका है। ये चीज़ ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट से भी पहले से मौजूद है और इसमें मेरा भी कुछ रोल रहा है और इस चीज़ में हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आई वुड लाइक टू से कि हमें जेट-एन-सी विगरस ड्रैगन को रफाल के जाविये से हमेशा नहीं देखना चाहिए और इसके पाकिस्तान एयरफोर्स की पर्सनलाइज लेंथ से भी इसको देखना होगा कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पाकिस्तान एयरफोर्स को हासिल हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं फिर से इसी गलती का मरतब होने लगा हूँ और रिसेंटली एक डिफेंस फोरम में इंडियन डिफेंस फोरम ने जो है पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान फाइटर जेट कंपैरिजन किया है। इस फाइटर जेट में जो है एज क्लेम्ड बहुत सी चीज़ें ओपन सोर्सेज में मौजूद इन्फॉर्मेशन के ज़रिए पेश की गई हैं, लेकिन इवन ओपन सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है जेट-एन-सी की रेडार रेंज जो है कंपैरेटिवली रफाल की रेडार रेंज से कंपैरेटिवली कम शो की गई है, अराउंड 110 किलोमीटर की रेंज के आसपास, जबकि रफाल दसॉल्ट रफाल की रेडार रेंज जो है वो तकरीबन 190 टू 200 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। एक्चुअली जो है इसको हम ओपन सोर्सेज के ज़रिए ही इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं और एक्चुअली GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के रेडार से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि बैक इन 2018 टू 2019 में चाइनीज़ डिफेंस एक्सपो में GF-17 थंडर के लिए एक रेडार LKF-601E रेडार जो है मुतारिफ करवाया गया था। ब्रोशर के मुताबिक उस टाइम पे 2018-19 में 5 मीटर स्केल की रेडार क्रॉस सेक्शन के लिए इसकी रेंज तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास थी। एक बहुत अहम रेडार है जो कि KLJ-7A के बराबर के कंपटीशन का था और इवन अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अर्लियर GF-17 थंडर के ब्लॉक्स में इस रेडार का इजाफा किया जा सकता है। हाउएवर सिर्फ इतना ही नहीं है, 2020-2021 में लेरिएट ने अपना LKF-601E को मजीद इम्प्रूव किया है और 2020 में इसी का एक इम्प्रूव रेडार जो है सामने लाया गया है जो कि 5 मीटर स्केल के रेडार क्रॉस सेक्शन को 200 किलोमीटर से डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने KLJ-7A का इंतखाब किया है क्योंकि यकीनन 2020 तक KLJ-7A में भी अपग्रेड शामिल हुई हैं और अगर आपको याद हो तो लास्ट चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चंस जारी थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें से किसकी सिलेक्शन करता है, वो एक तो इंजन के हवाले से क्वेश्चन सामने जाहिर था और एक रेडार के हवाले से कि पाकिस्तान इसके हवाले से कौन सा रेडार चूज़ करता है। इसका मतलब है कि लेट इन द प्रोसेस तब तक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से रेडार चूज़ नहीं किया गया था। लेकिन बाय ऑल मीन्स एंड पर्पसेस 2020-21 में एक इम्प्रूव्ड LKF-601E रेडार को सामने लाया गया जो 5 मीटर के रेडार क्रॉस सेक्शन को 200 किलोमीटर से डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने KLJ-7A रेडार का इंतखाब किया क्योंकि यकीनन 2020 तक KLJ-7A में भी अपग्रेड शामिल की गई होंगी और इसे कुछ शोबों में LKF-601E से ज़्यादा ताकतवर शुमार किया जाता है। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि KLJ-7A की LKF-601E जितनी ही रेंज मौजूद है यानी 200 किलोमीटर, तो इससे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रेडार रेंज जो है इस इंफॉर्मेशन चार्ट के मुताबिक तो गलत है ही है, लेकिन ओपन सोर्सेज के मुताबिक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही होगी कि पाकिस्तान ने जेट-एन-सी का इंतखाब इसी वजह से किया है कि जेट-एन-सी विगरस ड्रैगन की जानिब से ज़्यादा पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है और ये कि इसका रेडार जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, मीनिंग कि किसी सूरत भी ये KLJ-7A रेडार और LKF-601E रेडार से ज़्यादा ताकतवर और बेहतर रेंज का रेडार होने वाला है। सो इवन बाय दोज कंपैरिजंस ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी जेट-एन-सी की रेंज इस इन्फॉर्मेशन चार्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होने वाली है और इजीली हम इसको 190 टू 200 किलोमीटर की रेंज में एस्टिमेट कर सकते हैं। अगेन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जैसे आमतौर पे फाइटर जेट्स कंपैरिजन किए जाते हैं कि इसकी रेडार की रेंज ज़्यादा है तो फॉर श्योर जेट-एन-सी किसी भी रफाल को इंटरसेप्ट कर देगा। इसमें बहुत से पहलू होते हैं और इस वजह से दो फाइटर जेट्स को ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन पे मौजूद सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे कंपेयर करना जायज़ नहीं होता।
पाकिस्तान नेवी की इस वक्त जो है टर्की में मौजूद खालिद क्लास या अगस्ता 9B सबमरीन्स में एक और कैपेबिलिटी के हवाले से टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और जरगाना एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम के पाकिस्तान नेवी की खालिद क्लास सबमरीन्स में गालबन PNS 7 सबमरीन पे इसकी टेस्टिंग की गई है। तो PNS 7 पे जिसके टेस्ट और ट्रायल्स जो है मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से टर्किश STM फर्म्स को जो है $350 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान नेवी की तीनों खालिद क्लास या अगस्ता 9 सबमरीन्स की अपग्रेड शामिल थी। इन सबमरीन्स में अब जरगाना एंटी टॉर्पीडोज़ का इजाफा हो चुका है और ओवरऑल इनकी मिड लाइफ अपडेट से हंगोर क्लास सबमरीन्स के साथ पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स बहुत अच्छे तरीके से शेप अप हो रही है। लेकिन पाकिस्तान सबमरीन्स में सिर्फ इसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं की जा रही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 2018 to 2021 में इस चीज़ की अब ऑफिशियल कंफर्मेशन दी जा चुकी है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से दर हकीकत मिजेट सबमरीन्स की तैयारी की जा रही है। इन सबमरीन्स को तकरीबन 1 साल पहले सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इमेज इंटेलिजेंस के जरिए स्पॉट किया गया था और एक तरह से इस चीज़ का इंडिकेटर ही है कि सैटेलाइट्स के खिलाफ पाकिस्तान को किसी किस्म की मुस्बत पॉलिसी तैयार करनी होगी। इन तमाम चीज़ों के साथ जो है टर्की की जानिब से STM 500 सबमरीन को एक अननोन कंट्री को सेल किए जाने की न्यूज़ सामने आई है। अब बहुत से चांसेस में ये STM 500 जो है पाकिस्तान की जानिब से ही परचेज़ की गई हो सकती है। STM 500 जो है एक मिनी अटैक सबमरीन है जिसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 540 टन के आसपास है। STM 500 एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि टर्की की भी सबसे छोटी डिस्प्लेसमेंट की सबमरीन होने वाली है। 18 क्रू मेंबर्स की अकोमोडेशन, तकरीबन 30 दिनों की इसकी सर्वाइवेबिलिटी होती है। सो ये यकीनन एक अहम परचेज़ पाकिस्तान नेवी की जानिब से हो सकती है, गिवन कि पाकिस्तान नेवी इसको परचेज़ कर रही है। और हालांकि इसके हवाले से बहुत से चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी हमें इसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार करना होगा। लास्टली जरगाना डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन के जरगाना डिफेंस सिस्टम चंद मुख्तलिफ कन्फिगरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र रिक्वायरमेंट के तहत इसमें 24 लॉन्चिंग सेल्स हो सकते हैं जिसमें सिंगल लॉन्च और मल्टी लॉन्च की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। जरगाना में जोका, अक्यूस्टिक जैमर्स और डीकॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। अक्यूस्टिक जैमर से बेसिकली तमाम मॉडर्न और ट्रेडिशनल टॉर्पीडोज़ की फ्रिक्वेंसीज़ को एम्यूलेट किया जा सकता है, यानी कि इनकमिंग टॉर्पीडोज़ जो हैं इसके नतीजे में डिसीव हो सकती हैं। मज़ीद ये कि इन एंटी टॉर्पीडोज़ में हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी और बबल फ्री लॉन्चिंग की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। चाइना के 13th 5-year प्लान एनुअल एग्जीबिशन के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 6th जनरेशन फायर जेट के कॉन्सेप्ट को अनवील किया गया है। 24 दिसंबर को ये एनुअल एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया जिसमें इसको शो किया गया है। ऑब्वियसली इसकी तैयारी में अभी भी बहुत सा वक्त दरकार है, बहुत से इनपुट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दरकार होगी और इसमें ऑब्वियसली वाज़ेह चेंजेस भी मुतवक्के हो सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम जितनी जनरेशन फायर जेट्स में हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिल रही हैं, उतने ही ज़्यादा फायर जेट्स में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। USA ने भी अपने 6th जनरेशन फायर जेट FX का कॉन्सेप्ट पब्लिश किया हुआ है और इमीडिएटली इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6th जनरेशन फायर जेट में टेललेस जेट और मज़ीद स्टेल्थ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऑल्दो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर जो है इस चीज़ की थोड़ी सी नफ़ी हमें देखने को मिलती है। लेकिन फॉर ऑल वर्क्स एंड पर्पसेस जो है अगली जनरेशन में सब सिस्टम्स की परफॉर्मेंस, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी की ज़्यादा अहमियत होगी, बजाय के फायर जेट्स के डिज़ाइन पे फोकियत दी जाए। चेंगडू में मौजूद रिसर्चर्स का भी 6th जनरेशन फायर जेट के हवाले से यही ख्याल है कि नेक्स्ट जनरेशन फायर जेट्स में नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि लेज़र्स, अडेप्टिव इंजन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्वॉर्म वॉरफेयर, इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और चाइना की जानिब से शुरुआत में इनमें से चंद कैपेबिलिटीज़ अपने 6th जनरेशन फायर जेट में ऐड की जा सकती हैं और बाकी की चीज़ें जो है चाइना की रिक्वायरमेंट या प्लाफ की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार की जा सकती हैं। 6th जनरेशन एक ऑब्वियसली दिलचस्प टेक्नोलॉजिकल जंप होने वाला है। इस वक्त तकरीबन 3 ऐसे 6th जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मंजर यहाँ पे काम जारी है। इनमें USA का FX प्रोजेक्ट, अब चाइना का ये 6th जनरेशन का फायर प्रोजेक्ट और फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है जॉइंटली यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से तैयार किया जा रहा है। सो यकीनन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेट मी नो कि आपकी इसके हवाले से क्या राय है।